नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इस नए सेशन में। पिछली क्लास में हमने सिलेबस का इंट्रोडक्शन किया था कि आपके सिलेबस में कितने चैप्टर्स है और किस चैप्टर का कितना वेटेज है, ये सब। आज से हम शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस। चैप्टर नंबर 1, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो जैसा मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि ये वाला फर्स्ट बुक जो है वो पूरा एक फिजिक्स का ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब विद्युत चुंबकत्व। अब इसके दो पार्ट हैं। एक पार्ट है हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर जो है वो चार्ज होता है रेस्ट पे, चार्ज एट रेस्ट मतलब आवेश स्थिर होता है, तब हम जो पढ़ते हैं वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में क्या होता है, डायनेमिक्स ऑफ चार्ज। मतलब इसमें चार्ज जो है वो गति में होता है, मोशन में होता है। अभी पहले भी मैंने बताया था कि हमारा चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2, ये दोनों जो चैप्टर हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ही पार्ट है। इसका मतलब इन दोनों चैप्टर में हम जो कुछ भी पढ़ेंगे उन सभी के अंदर जो चार्ज होगा वो रेस्ट में होगा, मतलब चार्ज रुका हुआ होगा। चार्ज जो है वो स्थिर होगा इन दोनों चैप्टर के अंदर। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं लिख देती हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डेफिनेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं स्थिर वैद्युतिकी। क्या होता है स्थिर वैद्युतिकी? स्थिर वैद्युतिकी इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है। अभी ये क्या होता है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों, जिसमें स्थिर आवेशों के मध्य, स्थिर आवेशों के मध्य होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों के बीच में जो भी अन्योन्य क्रिया होती है उनका अध्ययन किया जाता है। इसके बाद अपन पढ़ते हैं कि जो स्थिर आवेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, गतिमान आवेशों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो सवाल ये आता है कि आवेश क्या है? तो नेक्स्ट टॉपिक है अपना व्हाट इज चार्ज। आवेश क्या है? नेक्स्ट है आपका आवेश, चार्ज। ठीक है। तो चार्ज क्या होता है?
मैं एक सिचुएशन लेती हूँ, आप उसके ऊपर फोकस करिएगा। नेचर में हमारे पास जो पार्टिकल्स थे उनमें से मैंने 2 पार्टिकल्स लिए। अगर 2 प्रोटॉन को मैंने लिया और दोनों प्रोटॉनों को कुछ दूरी पर रखा, फिर देखा कि वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर मैंने एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को कुछ डिस्टेंस पे रखा, तो देखा तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। और जब प्रोटॉन के पास न्यूट्रॉन को रखा और फिर देखा कि उसके ऊपर तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा है। तो एक बार इसे देखना समझना कि अगर मैं प्रोटॉन को यहाँ, जैसे मान लिया मैंने एक प्रोटॉन है और एक प्रोटॉन को दूसरे प्रोटॉन से कुछ दूरी पर रखा, मान लिया मैंने कुछ 1 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 प्रोटॉनों को रखा है, ठीक है। अब इसी प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को रखा है, सेम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर मैंने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को रखा, वैसे अगर प्रोटॉन के पास 1 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर मैंने किसको रखा, न्यूट्रॉन को रखा, तो फिर हमने देखा कि अगर मैंने प्रोटॉन को प्रोटॉन के पास में रखा तो इनके बीच में क्या हुआ, प्रतिकर्षण हुआ, इन्होंने एक दूसरे को रिपेल किया, ठीक है। और अगर मैंने प्रोटॉन के पास इलेक्ट्रॉन को रखा तो इन दोनों ने एक दूसरे को आकर्षित किया, और जब प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के पास रखा तो इसके ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। इसका ये मतलब है कि इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ, और इसके पास भी ऐसा कुछ है जिसकी वजह से ये इवेंट हुआ, लेकिन इसके पास वो नहीं है, इसी वजह से वो इवेंट जो है वो यहाँ पर नहीं हुआ। इसका मतलब इसके पास कुछ ऐसा है जिसकी वजह से क्या हुआ, ये इवेंट हुई, और इसके पास भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये इवेंट हुई है, लेकिन वो इसके पास नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लिया ये बालक है, ये इसके साथ इंटरेक्शन कर रहा है लेकिन इसके साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके पास कुछ ऐसा है जो इसके पास नहीं, इसीलिए तो ये इससे इंटरेक्शन कर रहा है और उससे नहीं कर रहा है। तो ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है, और ये जो है चार्ज होता है, ये पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी होती है। इसीलिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये ऐसा ही क्यों होता है, ये पार्टिकल की खुद की प्रॉपर्टी होती है। जैसे मैंने कहा कि एक बालक की हाइट 5 फुट है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि इसकी हाइट जो है 5 फुट ही क्यों है, ये उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। आउटर स्पेस से हम इसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक वैसे इसके साथ भी होता है कि इसके पास जो प्रॉपर्टी है वो इसके पास नहीं है, तो ये इसकी खुद की प्रॉपर्टी है, इसको हम आउटर स्पेस से चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे मान ले कोई इलेक्ट्रॉन है, मान ले इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है वो नेगेटिव ऑफ ई। अगर मैंने उस इलेक्ट्रॉन को मारा, कूटा या फिर आग लगा दी उसमें, लेकिन फिर भी उसका जो चार्ज है वो नेगेटिव ऑफ ई ही रहेगा, क्योंकि वो उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है और उसमें हम आउटर स्पेस से चेंज नहीं कर सकते। आगे बात समझ में इतनी सी। तो अल्टीमेटली चार्ज क्या है, पार्टिकल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से किसी पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए ये प्रोटॉन है, अगर मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखती हूँ तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखूंगी तो भी इसके ऊपर फोर्स लगेगा। वैसे इलेक्ट्रॉन को अगर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखती हूँ तो भी इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। लेकिन न्यूट्रॉन को अगर मैंने इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड किसी के अंदर भी रखा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये इनके पास जो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, चार्ज। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि चार्ज क्या है। तो आवेश जो है वो एक मूलभूत गुणधर्म है, एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, जिसकी वजह से हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो जो पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर सकता है, ठीक है। लिख देते हैं इसको। कोई भी मैटर होगा, एक और बात सुन लो, कोई भी मैटर होगा उसके अंदर आवेश होगा ही होगा। धरती पर ऐसी कोई भी वस्तु नहीं है जिसके अंदर आवेश नहीं हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई भी वस्तु जो है वो उदासीन है, न्यूट्रल बिहेव कर सकती है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर इलेक्ट्रॉन्स अगर बराबर है तो वो जो वस्तु है वो क्या है, न्यूट्रल बिहेव कर सकती है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी वस्तु के अंदर चार्ज ही नहीं, क्योंकि मैटर जो है वो एटम से मिलकर बना होता है, और एटम के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं। तो
यही से पता चलता है कि धरती पर ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं जिसके अंदर आवेश नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रत्येक वस्तु के अंदर जो है वो क्या होता है, चार्ज होता है। कि अगर इक्वल चार्ज है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज है, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज अगर इक्वल है तो वो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट न्यूट्रल हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, लेकिन उसके अंदर चार्ज जो है वो प्रेजेंट रहेंगे। तो आवेश क्या होता है, इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं। आवेश किसी पदार्थ का मूलभूत गुणधर्म है, मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र को अनुभव करता है, ये हो गया आपका चार्ज। अभी चार्ज के बाद हम देख लेते हैं पहले इसकी यूनिट, उसके बाद इसकी प्रॉपर्टी के ऊपर आएंगे। तो आवेश की यूनिट या आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक यूनिट्स ऑफ चार्ज। मात्रक लिखे उससे पहले एक दो पॉइंट मैं मेंशन कर देती हूँ कि आवेश जो है वो क्या है, अदिश है, स्केलर है। आवेश अदिश राशि है, अदिश इसको बोलते हैं स्केलर। आवेश क्या है, अदिश राशि। इसका प्रतीक स्मॉल क्यू से भी इसको लिखते हैं और कैपिटल क्यू से भी इसको लिखते हैं। ठीक है, ये इसका सिंबल है, इसको स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू से लिखते हैं। अभी इसके बाद है इसके एसआई यूनिट्स लिख देते हैं पहले। एसआई यूनिट लिख दूं पहले, ये है इसके एसआई मात्रक। एसआई मात्रक क्या होगा इसका, एसआई मात्रक है वैसे इसका फॉर्मूला जो है वो आई बराबर होता है क्यू अपॉन टी। विद्युत धारा क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर। तो यहीं से आपको क्यू का मात्रक मिल जाएगा, क्यू बराबर होता है आई इंटू टी। आई क्या है, विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर, और टाइम जो है टी, इसका जो मात्रक है वो क्या होता है, सेकेंड। तो इसका मात्रक जो होगा वो आवेश का, वो क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको ऐसे लिख देती हूँ, एम्पियर इंटू सेकेंड, और इसी को हम क्या बोलते हैं, कूलाम बोलते हैं। इसको मैं लिख देती हूँ सी से, कूलाम, इसको डिनोट करते हैं सी से। अभी इसका विमीय सूत्र भी साथ में लिख देते हैं, विमीय सूत्र। आवेश का जो विमीय सूत्र होगा वो क्या होगा, विद्युत धारा क्या है, एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, ठीक है, मूल राशि। तो इसके लिए हम लिखेंगे ए और समय के लिए लिखेंगे टी। तो इसका क्या हो जाएगा, विमीय सूत्र ए इंटू टी। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एम जीरो ए जीरो, ए और टी है ना, टी और ए, तो टी और ए की पावर 1, और इसी को हम ऐसे भी लिखते हैं ए और टी। ये इसका हो जाएगा विमीय सूत्र। इसके बाद आते हैं हम इसके सीजीएस मात्रक के ऊपर। सीजीएस मात्रक, अभी आते हैं हम इसके सीजीएस मात्रक के ऊपर। सीजीएस मात्रक अगर हम देखें तो इसका सीजीएस मात्रक होता है, एक तो होता है ईएसयू। ईएसयू को बोलते हैं इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट, ठीक है। एक मात्रक होता है ईएसयू, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, और इसी को बोलते हैं स्टेट कूलम। स्टेट कूलम ये शॉर्ट में लिखते हैं, स्टेट कूलम ये शॉर्ट में लिखते हैं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, स्टेट कूलम। ये हो जाएगा इसका सीजीएस मात्रक। इसका एक और सीजीएस मात्रक होता है, इसको हम लिखते हैं ईएमयू, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक यूनिट।
इसको शॉर्ट में लिखते हैं एब्सोल्यूट कूलम, और इससे भी शॉर्ट फॉर्म होता है इसका ABC, एब्सोल्यूट कूलम। ठीक है, इसको ऐसे लिखते हैं, ये स्टेट कूलम हो जाएगा, इसी को हम ऐसा भी लिखते हैं। तो इसके दो मात्रा के सीजीएस, एक तो है ESU, इसको सीधा ऐसे लिखा भी मिल सकता है ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अगर चार्ज रुका हुआ है तब इसका सीजीएस मात्रक जो आप ESU लगाओगे, अगर चार्ज गति में है तो EMU इसका क्या रहेगा, मात्रक रहेगा। इसका मात्रक जो है वो EMU रहेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं, कुछ रिलेशन लिख देती हूँ कि 1 कूलम बराबर कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। स्टेट कूलम को मैं ESU लिख देती हूँ, आप चाहें तो इसको स्टेट कूलम भी लिख सकते हैं। और 1 कूलम किसके बराबर होगा, 1/10 EMU, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। यहीं से अगर मैं एक ESU लिखना चाहूँ तो एक ESU बराबर होगा 3 × 10⁻10 कूलम। तो ये आपको याद रखना है, हो सकता है कभी पूछ ले। ये हो जाएगा एक ESU और इन दोनों में रिलेशन। ये इसका हो गया सीजीएस मात्रक। सीजीएस दो मात्रक बता दिए मैंने। इसके बाद है कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी आते हैं, कुछ इसके प्रैक्टिकल यूनिट्स भी आते हैं, इसकी बात हम कर लेते हैं। प्रायोगिक मात्रक या प्रैक्टिकल यूनिट्स। एक होता है M आवर, एक M आवर बराबर, तो आवर को हम कन्वर्ट करेंगे सेकेंड के अंदर। तो ये M तो है एम्पियर, तो 1 M और इसका हो जाएगा आवर का 3600 सेकेंड। तो एक M आवर बराबर क्या हो जाएगा, एक M आवर बराबर 3600 एम्पियर सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट एक और इसका आवेश का सबसे बड़ा मात्रक, आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फेराडे। इसको ध्यान रखना। और सबसे छोटा पूछे तो फ्रैंकलिन। अभी सबसे बड़ा मात्रक फेराडे है, तो 1 फेराडे इज इक्वल टू क्या होता है, 96500 कूलम। ये जो एक फेराडे है ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज जो है वो क्या होता है, 1 फेराडे। इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं 96500 कूलम। इसके बाद इसकी कुछ और यूनिट्स भी है, इसको मैं लिख देती हूँ अन्य इकाइयां। ठीक है, ये इसकी और छोटी यूनिट है। जब आप न्यूमेरिकल करोगे तो उसमें आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। तो एक जैसे मैंने लिखा 1 मिली कूलम, 1 मिली कूलम, इसको लिखते हैं इस तरीके से, ये होता है 10⁻³ कूलम। 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम बराबर क्या होगा, 10⁻⁻6 कूलम। 1 नैनो कूलम, बराबर होगा 10⁻⁻9 कूलम। और 1 पिको कूलम, बराबर होगा 10⁻⁻12 कूलम। ये इसकी और भी यूनिट्स हैं जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप सवाल करोगे। ये इसकी अदर यूनिट्स हैं जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी जब आप सवाल करोगे तब।
अभी देखो यहाँ पर मिली कुलाम है, माइक्रो कुलाम है, नैनो कुलाम, पिको कुलाम। अगर कुलाम की जगह जैसे मान लिया मिलीमीटर हुआ, माइक्रोमीटर हुआ, नैनोमीटर हुआ, पिकोमीटर हुआ, तो उस कंडीशन में भी सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो कुलाम है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ कुलाम है, वहाँ मीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10⁻³ मीटर। वैसे ही 1 माइक्रोमीटर बराबर 10⁻⁶ मीटर। तो ये अल्टीमेटली जनरल है। तो ये जो है ना माइक्रो, ये मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, इनकी जगह ये वैल्यू जो है वो फिक्स है। तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना ताकि आपको थोड़ी सी और हेल्प मिल जाएगी। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक क्या देख लिया है, सबसे पहले देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो क्या है। अगर आप कोई भी चार्ज रेस्ट में है और उनका स्टडी कर रहे हो तो वो आता है सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। उसके बाद हमने पढ़ा चार्ज। चार्ज क्या होता है, चार्ज किसी भी मैटर का इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो जिसकी वजह से वो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को एक्सपीरियंस कर सकता है। अभी चार्ज के हमने यूनिट्स देखे हैं और इससे पहले चार्ज जो है वो क्या है, अदिश राशि। ये बात ध्यान रखना कि जो विद्युत धारा है वो आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। जो करंट होती है वो क्या होती है, आवेशों के प्रवाह की दर। यहाँ से आपको दिख भी रहा है, करंट बराबर क्या होता है, Q/T। तो चार्ज के फ्लो होने से ही करंट बनता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि चार्ज जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। करंट जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी था, क्योंकि पहले करंट जो है वो अस्तित्व में आया था और उसको एक्सप्लेन करने के लिए फिर बाद में चार्ज का कॉन्सेप्ट जो है वो दिया गया। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर ये जो चार्ज है वो फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। इसका सीजीएस मात्रक एम्पियर सेकेंड और इसी को हम कहेंगे कूलाम। और इसका विमेय सूत्र ये है, इसके सीजीएस 2 यूनिट है, एक है ईएसयू और एक है ईएमयू। ईएसयू जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है, जब चार्ज रेस्ट में होता है तब ईएसयू लगेगा, और जब चार्ज मोशन में होगा तो क्या लगेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और एक कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका ध्यान रखना, ये कूलाम बराबर यहाँ पर ईएसयू। इसको आप ऐसे याद रख सकते हो, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इसमें एक 10 का और मल्टीप्लाई कर देना तो ये हो जाएगा ईएसयू। बट ध्यान रखना ऐसा नहीं हो कि 1 ईएसयू बराबर पूछ ले और आप है ना 10⁹ जो है वो प्लस में लिख के आ जाए। थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, इससे अभी तक तो पूछा नहीं लेकिन हो सके कभी आ जाए। तो एक बार ध्यान रखना, एक कूलाम बराबर कितना हो जाएगा 3 × 10⁹ ईएसयू। और अगर एक कूलाम बराबर क्या होता है 1/10 ईएमयू। एक कूलाम बराबर क्या होगा 1/10 ईएमयू। और एक ईएसयू बराबर पूछे, ये एक ईएसयू निकालना है तो इसको इधर भेज दिया, ये हो जाएगा 1/3 × 10⁹ तो 1/3, 3 से 1 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.33। तो एक 0.33 यहाँ से आएगा। देखो ये इसकी पावर -10 किससे आएगा, ये 1/, यहाँ से देखो ये 1/3 × 10⁹ बराबर ये आ जाएगा ईएसयू और ये है कूलाम। तो 1/3 होगा तो ये क्या होगा 0.33 डिवाइड में 10⁹ और ये होगा 1 ईएसयू। अभी देखो इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ 0.33 × 10⁻⁹ 1 ईएसयू। अब इसको 3.33 लिख सकते हैं। तो 3 के बाद अगर पॉइंट लगाऊंगी तो यहाँ एक 10⁻⁻1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि जैसे यहाँ से इसको हटाया तो यहाँ पर 100 आ गया। अभी इसको छोड़ के पॉइंट लगा दिया तो ये हो जाएगा 3.33 × 10⁻⁻10 ईएसयू। एक ईएसयू बराबर 3 × 10⁻⁻10 गुना। इसके बाद कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स भी है। एक एम आवर बराबर एक एम्पियर और आवर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 3600 सेकंड, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक एम आवर बराबर 3600 एम्पियर सेकंड। और इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, एम्पियर सेकंड क्या होता है कूलाम के बराबर होता है, तो 3600 कूलाम, 3600 कूलाम, ठीक है। एम्पियर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं, कूलाम लिख सकते हैं। आवेश का सबसे बड़ा मात्रक क्या है, फैराडे है। एक फैराडे बराबर क्या होगा 96500 कूलाम। ये जो है एक मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है उसी को हम एक फैराडे बोलते हैं। इसके अदर यूनिट्स भी है, स्मॉल यूनिट्स है ये वाली जो आपको न्यूमेरिकल वगैरह में कुछ देखने को मिलेगा, माइक्रो मिली कूलाम। तो ये कन्वर्ट करने में आपको इससे हेल्प मिलेगी। तो ये इसके बाद हम देखते हैं आवेशों के गुणधर्म,
ठीक है, अब देखेंगे हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। ओके, आप चाहे तो पॉज करके इसको नोट कर ले, इसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने इससे पहले क्या देख लिया था, जो भी विद्युत आवेश है उसके बारे में पढ़ लिया था और उसके मात्रक भी हमने देख लिए थे। अभी हम देख लेते हैं कि विद्युत आवेश के प्रॉपर्टी, मतलब विद्युत आवेश के मूल गुण। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के क्या क्या गुण हैं। सबसे पहले मैं हेडिंग डाल देती हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के या विद्युत आवेश के मूल गुण या गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज जो है वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया ही है कि ये दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। इसके साथ ही अगर पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज है तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब अगर विपरीत आवेश है तो वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो लिख देते हैं इनको, ये दोनों सिंपल सी प्रॉपर्टी आपको पता भी होगा। फर्स्ट है आपका कि आवेश जो है वो दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आवेश दो प्रकार के होते हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक है पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो फर्स्ट लिख देती हूँ धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। और दूसरा होता है, इसको मैंने ए कहा है, दूसरा है ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश, इसको मैंने कह दिया है नेगेटिव चार्ज, ठीक है। आवेश दो टाइप के होते हैं। अभी सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी है कि सजातीय आवेश, सजातीय मतलब समान आवेश, सजातीय इसको समान भी बोल सकते हैं, समान आवेश सजातीय आवेश मतलब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, अगर प्लस चार्ज है तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और अगर पॉजिटिव और नेगेटिव है तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। तो प्लस और प्लस हो या फिर माइनस और माइनस हो, ये दोनों क्या सजातीय समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और विजातीय या विपरीत चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ये बिल्कुल बेसिक से आपको पता ही होगा, अगर ये प्लस और ये प्लस प्लस तो एक दूसरे को क्या करेंगे, ये प्रतिकर्षित करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो सजातीय और समान आवेश एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करते हैं। तथा विजातीय आवेश, विजातीय या इसी को मैं बोल देती हूँ विपरीत आवेश, विपरीत आवेश परस्पर या एक दूसरे को विजातीय आवेश परस्पर एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, चार्ज दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद जो चार्ज हैं, अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। दैट मीन्स कि अगर दोनों चार्ज लाइक चार्जेस हैं, एक जैसे हैं, तो वो आपस में प्रतिकर्षित होंगे। और अनलाइक है, विपरीत चार्ज हैं, तो वो क्या होंगे, आपस में आकर्षित होंगे। दो प्रॉपर्टी हो गई। तीसरी प्रॉपर्टी है कि हम चार्ज को ऐड कैसे करेंगे। थर्ड प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी नंबर 3 है
आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता मतलब आवेशों को कैसे जोड़ेंगे। एडिटिविटी ऑफ चार्ज, आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ चार्ज मतलब आवेशों को कैसे जोड़ेंगे। तो क्योंकि चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है, चार्ज क्या होता है, स्केलर होता है, अदिश होता है। तो अदिश है तो जैसे नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे इनको ऐड करेंगे, मतलब इनका योग जो होगा या फिर इनका एडिशन जो होगा वो क्या होगा, एल्जेब्रिक सम होगा, बीजगणितीय योग होगा। ठीक है, जैसे नंबर्स को जोड़ते हैं ना, 1 + 2 = 3, 1 - 2 = -1, सेम उसी प्रकार से इनको जोड़ेंगे, इनको साइन के साथ जोड़ेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। आवेशों को कैसे जोड़ेंगे, जैसे हम नंबर्स को ऐड करते हैं वैसे ही क्या कर देंगे, चार्ज को आपको ऐड कर देना। एक बार मैं लिख देती हूँ। तो इसमें लिखेंगे किसी भी निकाय में कुल आवेश, निकाय का मतलब होता है सिस्टम, तो किसी भी निकाय में कुल आवेश, किसी भी निकाय में कुल आवेश उसमें उपस्थित सभी आवेशों का, उसमें उपस्थित सभी आवेशों का बीजीय योग होता है, बीजीय योग होता है। बीजीय योग होता है। अगर आपके पास कोई भी सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, तो उस सिस्टम के अंदर अगर आपको कुल चार्ज निकालना है तो उसके अंदर जितने भी चार्जेस हैं उन सब का क्या कर दो, बीजीय योग कर दो, मतलब उनको जोड़ दो। ठीक है, तो किसी भी निकाय में कुल आवेश जिसमें उपस्थित सभी आवेशों का क्या होता है, बीजीय योग होता है। अगर इसका एग्जाम्पल लिखूं तो ये इसका एग्जाम्पल लिख देते। एग्जाम्पल, माना यदि किसी निकाय में, यदि किसी, ये जनरल एग्जाम्पल लिख देती हूँ, उसके बाद मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल से भी समझा दूंगी। यदि किसी निकाय में, यदि किसी निकाय में Pe धनावेश तथा Ne ऋणावेश उपस्थित हैं, ऋणावेश उपस्थित हैं, तो निकाय का कुल आवेश, निकाय का कुल आवेश, ये कुल आवेश में क्या होगा, जितने भी चार्ज है सबको जोड़ दो, धनावेश है तो धनावेश लिखो, प्लस ऋणावेश है तो ऋणावेश लिख दो। तो कुल आवेश को मैं लिख देती हूँ Q बराबर क्या हो जाएगा, धनावेश कितना है Pe प्लस ऋणावेश है -Ne, तो चार्ज कितना हो जाएगा Pe माइनस ऑफ Ne। ठीक है, ये P जो है वो क्या है, पॉजिटिव है, और N का मतलब है नेगेटिव। ठीक है, ये धनावेश क्या है P और ऋणावेश क्या है Ne, तो कुल चार्ज कितना हो जाएगा Pe माइनस Ne। अगर P का वैल्यू ज्यादा है N से तो क्या होगा, Q पॉजिटिव, अगर N का वैल्यू ज्यादा है P से तो Q क्या होगा, नेगेटिव, और अगर दोनों ही बराबर है तो Q क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये कंडीशन भी मैं एक बार लिख देती हूँ, ये कंडीशन लिख देती हूँ। इफ P इज ग्रेटर देन N, अगर P का वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो P का अगर वैल्यू ज्यादा है तो क्या होगा, Q जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और अगर P का वैल्यू कम है N से तो Q क्या होगा, नेगेटिव होगा, और अगर P बराबर N है तो Q क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर Q पॉजिटिव है इसका मतलब जो वस्तु है वो क्या है, धनावेशित है, नेगेटिव है इसका मतलब वस्तु ऋणावेशित है, 0 है इसका मतलब वस्तु उदासीन है। तो जो भी वस्तु है वो क्या है, धनावेशित है, वस्तु है वो धनावेशित है, और यहाँ पर अगर चार्ज नेगेटिव है तो वस्तु क्या है, ऋण आवेशित है।
ठीक है, अगर चार्ज 0 है इसका मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने ही नेगेटिव चार्ज है, तो क्या हो जाएगा, ये वस्तु जो है वो उदासीन है, न्यूट्रल है। ठीक है, आगे बात समझ में, ये कंडीशन है। ठीक है, ये जनरल मैंने एग्जांपल लिया है। वैसे अगर मैं कुछ आपको दूसरा एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 2, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, मान लिया कोई भी एक सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर कुल चार्जेस जो है वो मैंने मान लिया +1 कूलम, ये है +2 कूलम, इधर मान लिया +5 कूलम, -3 कूलम, -7 कूलम, इधर मैंने ले लिया +3 कूलम। ठीक है, कुछ इस तरीके से चार्ज जो है वो इसके अंदर दे हुए हैं। अभी आपको फाइंड करना है कि इसका टोटल चार्ज कितना होगा। तो ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में कुल चार्ज जो है उसकी गणना करनी है। ठीक है, निकाय का कुल आवेश जो है वो क्या होगा, मतलब Q आपको निकालना है टोटल। इसके अंदर कुल चार्ज कितना है, कुल चार्ज निकालना है। एक सिस्टम के अंदर आपको चार्ज दे हुए हैं, आपको इसका कुल चार्ज निकालना है। इसका मतलब जितने भी चार्ज दे हुए हैं सभी को ऐड कर देना है। और चार्ज क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो वो कैसे जुड़ेगा, जैसे नंबर्स को आप ऐड करते हैं सिंपल वैसे इसको ऐड कर देना है। जैसे मैंने लिखा आपको निकालना है Q टोटल, तो इसको मैं यहाँ इधर लिख देती हूँ। मुझे निकालना क्या है, Q टोटल। ठीक है, Q टोटल निकालना है, तो इसके लिए मैंने क्या किया, जितने भी चार्ज लिख दो, 1 कूलम +2 कूलम +5 कूलम -3 कूलम -7 कूलम और +3 कूलम। जैसे दिए हुए हैं साइन के साथ आपको चार्जेस को लिख देना है। इसके बाद सिंपल ऐड कर देना है। जैसे कितने हुए, 2 और 1 3, 5 और 3 8, ये हो जाएंगे 8 और 3 11, 11 कूलम ये हो जाएगा प्लस का, और माइनस का कितना हो जाएगा, 7 और 3 10, माइनस का 10 कूलम। तो टोटल चार्ज कितना आएगा, 1 कूलम। अब ये चार्ज जो है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है, 1 कूलम आ रहा है, प्लस का आ रहा है, तो ये अपने पास आ रहा है प्लस का। इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो वस्तु है वो क्या है, धनावेशित है। तो ये जो निकाय है, ये जो सिस्टम है, ये निकाय जो है वो क्या है, धनावेशित है। धनावेशित होने का क्या मतलब हुआ, धनावेशित अगर कोई भी सिस्टम धनावेशित है इसका मतलब है कि उसमें इलेक्ट्रॉनों की क्या है, कमी है। और ऋणावेशित है इसका मतलब उस पर इलेक्ट्रॉनों की क्या है, अधिकता है। धनावेशित कौन होगा, जिसमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो गई और प्रोटॉन की ज्यादा हो गई तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब वो क्या है, निकाय धनावेशित। तो इस तरीके से अगर आपको कुल चार्ज निकालना है तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। तो थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, आवेशों की योज्यता। आई होप आपको ये समझ में आ गई। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं, अगला प्रॉपर्टी है आपका कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको मैं हटा देते हैं। अगला प्रॉपर्टी आपका विद्युत आवेश संरक्षित है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड। ठीक है, ये आपको पता होगा, आवेश हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। मान लिया कोई भी एक सिस्टम है, कोई भी एक निकाय है, अगर उसको कोई एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं दिए जाए या उसमें से कोई इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकाले जाए तो उसका जो चार्ज का वैल्यू है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ठीक है, किसी भी सिस्टम को जब तक चार्ज नहीं दिया जाता है या उसमें से चार्ज नहीं निकाला जाता है तब तक उसका जो चार्ज है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो कुल आवेश संरक्षित है, इसका मतलब है किसी विलगित निकाय में, किसी विलगित निकाय में आवेश हमेशा क्या रहता है, नियत रहता है। आवेश हमेशा नियत रहता है, अर्थात
आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। नष्ट किया जा सकता है केवल एक वस्तु या तत्व से दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जाता है। दूसरी वस्तु तक स्थानांतरित किया जा सकता है। ये कोई भी सिस्टम है, कोई भी विलगित निकाय है, तो उसके अंदर जो चार्ज है, कोई भी विलगित निकाय उसके अंदर जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, नियत रहेगा। अर्थात आवेश ना तो उत्पन्न होगा ना ही नष्ट होगा, बस केवल एक वस्तु से या फिर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, तो आवेश हमेशा क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा, संरक्षित रहेगा। ठीक है, पहले जितना चार्ज था उतना ही चार्ज बाद में भी रहेगा। जैसे मान लिया कोई भी कांच की छड़ है, उसको रेशम के कपड़े से रगड़ा, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सचेंज होंगे। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे उसका नंबर सेम रहेगा। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न हो रहा है तो उसके ऊपर उतना ही क्वांटिटी में अपोजिट चार्ज जो है वो उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल इसका लिख देते हैं, उदाहरण, यदि कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर धनावेश की मात्रा वह रेशम के कपड़े पर ऋणावेश की मात्रा बराबर होगी। ठीक है, आगे बात सुनना। एक और उदाहरण लेते हैं, इससे आपको और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, मान लिया मैंने एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मान लिया मैंने ये ऑब्जेक्ट है, ये एक सिस्टम है, ठीक है, ये एक विलगित निकाय है, क्लोज्ड सिस्टम है, ये एक सिस्टम है। इसके अंदर जो है वो कुल चार्ज मान लिया मैंने ये +3 कूलम, -1 कूलम और ये मान लिया +2 कूलम। ठीक है, अब इस वस्तु को मैंने क्या किया, मूवमेंट किया, इसको इस तरीके से, इसको ऐसे हिला के और वापस रख दिया है मैंने, तो ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से हो गया। ठीक है, इस वस्तु को मैंने ऐसे हिलाया और हिलाने के बाद वापस ऐसे रख दिया, तो यहाँ जो चार्ज थे उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 कूलम, ये माइनस का 1 कूलम, इसको मैं लिख देती हूँ प्लस का 5 कूलम, और ये हो जाएगा माइनस का 1 कूलम, और यहाँ पर जो चार्ज है वो आपको फाइंड करना है कि यहाँ पर कितना चार्ज होगा। इसको हिलाने के बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होता है, यहाँ पर +5 कूलम है, यहाँ -1 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो चार्ज कितना रहेगा, इसको मैं कुछ इस तरीके से मान लेती हूँ, यहाँ -2 कूलम है। ठीक है, तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा, ये +5 कूलम है, ये -2 कूलम है, तो इसका चार्ज कितना होगा। तो अभी ये जो फर्स्ट कंडीशन ये वाली है, तो पहले मान लिया कि इसके ऊपर चार्ज कितना था। फर्स्ट में जो चार्ज था इसको मैंने कहा Q1 + Q2 + Q3 बराबर होगा Q1 प्राइम + Q2 प्राइम + Q3
प्राइम। कुल चार्ज मतलब Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये बराबर होगा इसके अंदर जितने भी चार्ज है Q1 प्राइम प्लस Q2 प्राइम प्लस Q3 प्राइम, इनके क्या होगा, बराबर होगा। क्योंकि आवेश जो है वो संरक्षित रहते हैं तो पहले जो आवेश है मतलब यहाँ पर जो चार्ज था वो इसके क्या होगा, बराबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा Q1 का वैल्यू है 3 कूलम, Q2 का है 2 कूलम और Q3 का है -1 कूलम। Q1 प्राइम है 5 कूलम और ये है -2 कूलम, -2 कूलम और ये हो जाएगा Q3 प्राइम। इसका वैल्यू आपको फाइंड करना है। ये कितना हो गया, 5 और -1 4 कूलम और ये कितना हो जाएगा 3 कूलम प्लस Q3 प्राइम। तो Q3 प्राइम बराबर कितना हो जाएगा, 1 कूलम। तो यहाँ पर चार्ज कितना होगा आपका, तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 1 कूलम, ठीक है। यहाँ पर चार्ज कितना होगा 1 कूलम। तो ये जो विद्युत आवेश संरक्षित या कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये वाली प्रॉपर्टी जो है वो कुछ इस तरीके से काम आएगी। ये कोई भी जो रिएक्शन होगी इससे पहले का चार्ज रिएक्शन के बाद के चार्ज के क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही कोई सी भी जो रिएक्शन होती है जैसे न्यूक्लियर रिएक्शन हो या फिर कोई से भी केमिकल रिएक्शन होती है, उन सभी में ये रूल लागू होता है कि चार्ज जो है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये इसकी हो गई प्रॉपर्टी नंबर 4। अभी लास्ट आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद जो है जस्ट अगली प्रॉपर्टी और देख लेते हैं। नेक्स्ट नोट कर लिया होगा आपने। इसके बाद जो है वो है प्रॉपर्टी नंबर 5। एक और इसकी प्रॉपर्टी है वो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। इतने में हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये पांचवी प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण का क्या मतलब होता है, कोई भी आवेशित पदार्थ है उस पर कुल आवेश जो होगा वो एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में होगा, या फिर एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश है उसका पूर्ण गुणज होगा। कैसे, जैसे पांचवी प्रॉपर्टी है आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। आवेशों का क्वांटमीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। प्रत्येक आवेशित पदार्थ पर आवेश की मात्रा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की मात्रा का पूर्ण गुणज होती है। अर्थात विद्युत आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। विद्युत आवेश के इस गुण को या आवेशों के इस गुण को आवेशों का
क्वांटीकरण कहते हैं। मैं लिख देती हूँ आवेशित पदार्थ पर कुल आवेश अगर आपको निकालना है तो Q बराबर प्लस माइनस एन ई, जहां Q बराबर जो है वो कुल आवेश की मात्रा, ठीक है, कुल आवेश, और N जो है वो क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और E जो है वो क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, और यहाँ पर जो n का वैल्यू है वो कितना है, n बराबर 1 2 3 एंड सो। ठीक है, n का जो वैल्यू है वो क्या होना चाहिए, इंटीग्रल होना चाहिए। n जो है वो क्या होना चाहिए, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से, क्योंकि चार्ज जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए ई का। तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसे नहीं हो सकता है, 1 2 3 4 ऐसे पूर्ण गुणांश के फॉर्म में होना चाहिए। तो n का वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 ऐसा होना चाहिए। अगर n 1/2 3/2 या फिर इस तरीके से कुछ आता है तो वो वैसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चार्ज या तो पूरा होगा या फिर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे आधा इलेक्ट्रॉन, 1.5 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरा ही होगा। आवेशों का क्वांटमीकरण है, इसको एक बार और समझ लो। इसका मतलब है अगर कोई भी पदार्थ है उसके ऊपर आपको कुल चार्ज निकालना है, ठीक है, तो उस पूरे मैटर के ऊपर कुल जो चार्ज होगा वो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है उसके इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही होगा। ठीक है, और जो चार्ज है उसको हम अनिश्चित रूप से डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब फिक्स, जैसे 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर ट्रांसफर होगा तो 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होंगे वो भी 1 2 3 4 ऐसे ही ट्रांसफर होंगे, ऐसा नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, ऐसा नहीं होगा। तो इसी वजह से इसको क्या कहा है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अभी क्वांटा क्या होता है, क्वांटा का मतलब होता है फ्रीली एग्जिस्टिंग स्मॉलेस्ट वैल्यू, जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो होता है क्वांटा। वैसे जो अपना चार्ज का क्वांटा है वो होता है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है, तो जितना भी और दूसरा चार्ज होगा वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में होगा। जैसे भीड़ होती है ना, तो भीड़ में हम बोलते 2000 लोग हैं, 20,000 लोग हैं, 30,000 लोग हैं, 3,000 लोग। अब इतने सारे जो लोग हैं, अगर उसका आपको क्वांटा निकालना है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू जिसको आप मेजर कर सकते हैं, कम से कम वो मान जिसके गुणज के रूप में बाकी से वैल्यू है। तो जैसे मैंने कहा 2000 लोग हैं, तो उसकी मिनिमम वैल्यू या कम से कम ऐसी वैल्यू जिसको आप माप सकते हो क्या है, 1%। तो जो 1% है उसी के इंटीग्रल मल्टीपल के फॉर्म में पूरी भीड़ बनी हुई है, जैसे 1%, 2%, 3%, 4%। तो जो भीड़ है उसका क्वांटा क्या हो गया, 1%। ठीक वैसे ही जो कुल चार्ज है, किसी भी पदार्थ को कोई चार्ज दिया उसका जो क्वांटा हो गया वो क्या हो गया, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू है जिसको हम फ्रीली मेजर कर सकते हैं। ऐसी कम से कम वैल्यू जो फ्रीली एग्जिस्ट करती है वो क्या है, आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। आगे बात समझ में, तो ये है आपका क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे हमेशा एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इससे न्यूमेरिकल बनते हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी यहाँ पर जो देखो मैंने लिखा है प्लस माइनस एन, इसको भी एक बार देख लेना, इसको एक बार देख लेना। यहाँ मैंने लिखा है प्लस माइनस एन ई। अभी यहाँ पर जो प्लस माइनस एन ई है इसका मतलब क्या हुआ, प्लस माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन की एक्सेस और इलेक्ट्रॉन की कमी से, मतलब इलेक्ट्रॉन की अधिकता और इलेक्ट्रॉन की कमी से। अगर
इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अगर Q बराबर प्लस माइनस एन ई, एन तो है वो 1 2 3 4 होगा, अगर उस सिस्टम में पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ठीक है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कम है, तो अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर नेगेटिव आता है इसका मतलब है, नेगेटिव होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन की अधिकता। यहाँ पर प्लस माइनस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी और इलेक्ट्रॉन की अधिकता से। अगर नेगेटिव चार्ज आता है Q का, Q बराबर, यहाँ से पूरा लिख देते, अगर Q बराबर नेगेटिव तो इलेक्ट्रॉन की वहाँ पर क्या होगी, अधिकता, और Q बराबर पॉजिटिव आता है तो यहाँ पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। आगे बात समझ में, तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता और कमी से जो है वो इस प्लस माइनस का तात्पर्य। आई होप आपको ये रूल समझ में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको एग्जाम में भी इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है वो देखने को मिलेंगे। इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा मास और चार्ज के अंदर कुछ डिफरेंस बता देती हूँ कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। ठीक है, ये आवेश की प्रॉपर्टी हो गई है। अभी नेक्स्ट पॉइंट अपन देख लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन मास एंड चार्ज। तो यहाँ में लिखते हैं चार्ज, आवेश, और इधर है द्रव्यमान, मास। इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस, ठीक है। इसको मैंने एक टेबल फॉर्म में बना दिया है, आप चाहें तो आप भी इसमें बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखो चार्ज और द्रव्यमान, तो चार्ज के बारे में हम कब से ही बात कर ही रहे हैं। चार्ज क्या होता है, किसी भी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म जिसकी वजह से वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है और अनुभव कर सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेश बोलते हैं, ठीक है। द्रव्यमान, मास, मास क्या होता है, ये आपने पढ़ ही रखा है। मास तो किसी भी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, कोई भी वस्तु है उसके अंदर जितनी भी पदार्थ की मात्रा है उससे हम क्या कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख देती हूँ फर्स्ट पॉइंट। पहला अंतर क्या है, दोनों का डेफिनेशन। फर्स्ट जो आवेश है वो क्या होता है, आवेश जो है वो, आवेश किसी पदार्थ का वह मूलभूत गुणधर्म है जिसकी सहायता से वह विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकता है तथा अनुभव कर सकता है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट, चार्ज। फर्स्ट इसका क्या है, द्रव्यमान, किसी वस्तु में निहित, किसी वस्तु में निहित पदार्थ की मात्रा, द्रव्यमान कहलाती है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट ये। सेकेंड पॉइंट ये है कि जो चार्ज है वो हमेशा मेटल पार्टिकल के साथ ही एसोसिएट होता है, मतलब बिना द्रव्यमान के चार्ज जो है वो नहीं हो सकता। ऐसी कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान नहीं है उसका आवेश भी नहीं होगा, ठीक है। किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान नहीं है तो उसका आवेश भी नहीं होगा, जैसे ये भूत, ठीक है, उसका द्रव्यमान नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज भी नहीं होगा।
तो जो चार्ज है वो हमेशा मैटर पार्टिकल के साथ ही एसोसिएट होता है। तो सेकंड पॉइंट लिख देते हैं, आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, संबंधित होता है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। ठीक है, अगर किसी वस्तु का अगर द्रव्यमान नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज भी जो है वो नहीं होगा, मतलब चार्ज जो है वो द्रव्यमान से हमेशा रिलेट ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट, लेकिन द्रव्यमान के साथ ऐसा नहीं, अगर किसी भी वस्तु पर चार्ज है या नहीं है उससे द्रव्यमान को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी वस्तु के ऊपर चार्ज है या नहीं है उससे द्रव्यमान को कोई फर्क नहीं पड़ता, ये स्वतंत्र रूप से भी रह सकता है। द्रव्यमान जो है वो स्वतंत्र रूप से एग्जिस्ट भी कर सकता है। किसी वस्तु का अगर आवेश नहीं है तो भी उसका द्रव्यमान हो सकता है, बिल्कुल उसका द्रव्यमान जो हो सकता है, जैसे कि न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है लेकिन उसके पास जो है वो चार्ज नहीं होता। द्रव्यमान जो है वो क्या होता है, स्वतंत्र होता है, वो बिना आवेश के भी संभव हो सकता है। तो सेकेंड पॉइंट इसमें लिख देते हैं, द्रव्यमान, द्रव्यमान बिना आवेश के भी, बिना आवेश के भी संभव है। द्रव्यमान जो है वो बिना आवेश के भी संभव है। तीसरा पॉइंट है, जो चार्ज है उसके ऊपर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे मैंने कहा ये था कि जो इलेक्ट्रॉन है, अगर उस इलेक्ट्रॉन का कूटो पीटो, उसमें आग लगा दो, उससे डांस करवा लो, उसको स्पीड ऑफ लाइट से मूव करवा लो, लेकिन उसका चार्ज जो है वो चेंज नहीं होगा। उसका चार्ज नेगेटिव ऑफ ई है, वो वैसा ही रहेगा। मतलब चार्ज क्या होता है, इनवेरिएंट होता है, निश्चल होता है, इसके ऊपर वेग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, चाहे इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हो, चाहे अगर इसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज भी कर दे तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आवेश जो है वो क्या रहता है, फिक्स ही रहेगा, उसके ऊपर वेग का कोई प्रभाव जो है वो नहीं पड़ेगा। आवेश वस्तु के वेग से, वस्तु के वेग से प्रभावित नहीं होता है। अर्थात आवेश क्या है, निश्चल है। वेग बढ़ाने या कम करने से आवेश के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका तीसरा पॉइंट। इसके अंदर द्रव्यमान जो है वो वेग से प्रभावित होता है। द्रव्यमान वस्तु के वेग से, वस्तु के वेग से प्रभावित होता है। कैसे प्रभावित होता है, अति उच्च वेग पर। ठीक है, अगर जो वेग है वस्तु का उसको वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश के वेग के बराबर कर दिया जाए तो वस्तु का द्रव्यमान जो है वो चेंज होगा। किस तरीके से चेंज होगा, वस्तु का द्रव्यमान m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अगर वेग को वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल कर दे तो उसका मास जो है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पर m0 जो है वो क्या है, रेस्ट मास है, और c जो है वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। हिंदी में लिखना चाहे तो ये क्या है, प्रकाश का वेग, और रेस्ट मास इसका मतलब होता है विराम द्रव्यमान। ठीक है, तो ये जो है द्रव्यमान वस्तु के वेग से प्रभावित होगा। अगर वेग को बहुत ही ज्यादा बढ़ा दे तो द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। कुछ इस तरीके से इसका रिलेशन होता है, m बराबर m0 अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। चौथा पॉइंट है इसका, ये जो है वो दो टाइप का होता है, मतलब चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास जो है
वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, मास हमेशा पॉजिटिव ही होगा। आवेश पॉजिटिव व नेगेटिव होता है। और चौथा ये है मास या द्रव्यमान। द्रव्यमान केवल धनात्मक ही होता है। ठीक है, ये है इसके पॉइंट। तो इसके एग्जाम्पल भी मैं लिख देती हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल मैंने लिखा यहाँ पर, यहाँ आप लोग भी लिख देना। आवेश हमेशा द्रव्यमान से संबंधित होता है, बिना द्रव्यमान के आवेश नहीं होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पर फोटोन, जो फोटोन होता है इसका द्रव्यमान जो है वो 0 होता है, इसीलिए इसके ऊपर चार्ज जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो फोटोन का द्रव्यमान 0 है तो इसका चार्ज भी क्या होगा, 0 होगा। मतलब किसी भी वस्तु का अगर द्रव्यमान नहीं है तो उसके ऊपर चार्ज जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा। बिना द्रव्यमान के चार्ज संभव नहीं है। और इसमें द्रव्यमान जो है वो बिना आवेश के भी संभव है। जैसे इसका एग्जाम्पल अगर मैं लिखूं तो जैसे अपने पास है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है इसका मास जो है, इसका मास जो है वो 0 के बराबर नहीं होता है, लेकिन इसका जो चार्ज है वो कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो क्या होता है, 0 होता है, क्योंकि ये न्यूट्रल होता है ना उदासीन, तो इसका चार्ज 0 होता है, मास 0 नहीं होता। तो अगर किसी वस्तु का मास जो है वो 0 है, मतलब उसका मास नहीं है तो चार्ज भी नहीं होगा, लेकिन चार्ज नहीं है तो भी मास जो है वो बिल्कुल हो सकता है। आगे बात समझ में। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, तो आपको ध्यान में रखना है। ये फोटोन और न्यूट्रॉन का जो ध्यान रखना है, मैं अलग से एक बार वापस मेंशन भी कर देती हूँ कि जो फोटोन है इसका मास 0 है और इसका चार्ज भी 0 है, लेकिन जो न्यूट्रॉन जो है उसका मास जो है वो 0 नहीं है और चार्ज जो है वो 0 है। कभी पूछ ले कि ऐसे पार्टिकल्स के नाम बताओ जिसका मास 0 है लेकिन चार्ज नहीं, जिसका मास और चार्ज दोनों 0 है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। आगे बढ़ समझ में। तो ये हो गया आपका आवेश और द्रव्यमान में कुछ डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके बाद के आवेशों का जो क्वांटमीकरण है इसके न्यूमेरिकल के ऊपर पहुंचते हैं, उससे पहले मैं एक पॉइंट और बता देती हूँ कि चार्ज जो है वो अगर रेस्ट में रुका हुआ है तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर चार्ज किसी वेलोसिटी से चल रहा है और वो वेग जो है वो नियत है, अगर नियत वेग से चार्ज चल रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा। लेकिन अगर चार्ज जो है वो नियत वेग से नहीं चले और त्वरित गति करे, तो ये नियत वेग से नहीं चले, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा और साथ में एनर्जी रेडिएट करेगा। ठीक है, जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, एनर्जी को क्या करेगा, रेडिएट करेगा। तो ये थोड़ा सा पॉइंटर मैं एक बार मेंशन कर देती हूँ, उसके बाद जो है वो हम न्यूमेरिकल के ऊपर आते हैं। ओके, पॉज करके आप लोग नोट कर लो, इसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले एक नोट पॉइंट डाल के लिख दो। एक तो होता है न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन एन। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो आवेश क्यू जो है वो क्या होता है, 0, और इसका द्रव्यमान जो है m, ये बराबर नहीं होता है 0 के। नेक्स्ट जो है वो न्यूट्रॉन के बाद एक और एग्जांपल है अपना फोटोन। फोटोन जो है वो इसका आवेश जो है वो क्या होता है, 0। इसका द्रव्यमान भी क्या होता है, 0। ठीक है, ये वाला पॉइंट। और सेकेंड पॉइंट ये है, एक और नोट डाल दो। अगर v बराबर 0 है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है q, ठीक है, कोई भी चार्ज पार्टिकल है q,
अगर इसका वेग 0 है, इसका मतलब वो रेस्ट में है, रुका हुआ है। अगर चार्ज रेस्ट में है, रुका हुआ है, तो वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक FIELD, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, अगर चार्ज जो है वो चल रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, तो वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट करेगा। ठीक है, ए का मतलब है इलेक्ट्रिक और बी का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या करेगा, जनरेट करेगा। उसके बाद अगर वी जो है वो नियत वेग से नहीं चल रहा है, ठीक है, नियत वेग से नहीं चल रहा है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। इसके साथ ही एनर्जी भी रेडिएट करेगा, प्लस रेडिएट एनर्जी। ये हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अंदर। ठीक है, जो हमारा विद्युत चुंबकीय तरंग है उसके अंदर ये पढ़ेंगे। एक तो है चार्ज रुका हुआ है, एक चार्ज नियत वेग से चल रहा है, और एक जो है वो त्वरित वेग से चल रहा है। 3 कंडीशन बनेगी, इनको आपको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर चार्ज जो है वो गतिमान है, तो वो कौन कौन से फील्ड जो है वो प्रोड्यूस करेगा। तो गतिमान चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों ही फील्ड को क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। आगे बस, ठीक है, तो ये हो गया अपने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। एक और पॉइंट है, उसको भी और देख लो कि अगर कोई भी एक ऑब्जेक्ट है या फिर एक वस्तु है, उससे अगर किसी दूसरी वस्तु के ऊपर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं तो उसके द्रव्यमान के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये वाला और थोड़ा सा देख लो। जैसे मान लो, एक बार समझ लो, उसके बाद सीधा फॉर्मूला लिख दे। ये ऑब्जेक्ट है, इसका जो द्रव्यमान है मान लिया m है। ठीक है, मान लिया एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने कहा है a, इसका द्रव्यमान जो है वो कितना है, इसका जो द्रव्यमान है इसको मैंने कहा है m, स्मॉल m। और यहाँ पर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है b, इसका द्रव्यमान जो है वो है m प्राइम। अभी यहाँ से कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर गए, अगर यहाँ से मान लिया एक इलेक्ट्रॉन निकला और यहाँ पे गया, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा, कम, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन निकले तो 2 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है वो यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा। 3 इलेक्ट्रॉन निकले, 3 इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान यहाँ से कम हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो ये किस तरीके से वेरिएशन होगा, जैसे मान लिया अगर मैं इसके लिए बात करूँ तो इसका जो द्रव्यमान है वो पहले m था, लेकिन क्योंकि इससे कुछ इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान निकल गया, तो मान लिया मैंने यहाँ से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं। ठीक है, मान लिया मैंने यहाँ से n इलेक्ट्रॉन अगर निकले हैं, तो इसका जो द्रव्यमान पहले m था उसमें से n इलेक्ट्रॉन निकले हैं, तो n इलेक्ट्रॉनों का द्रव्यमान जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए 1 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के लिए 2 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर n इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये इसका मास हो जाएगा। ठीक, वैसे इसके लिए अगर मैं द्रव्यमान निकालू तो पहले जो द्रव्यमान था इसका कितना है, m प्राइम, प्लस यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं तो इसका द्रव्यमान भी ऐड हो जाएगा। कितना, जितने इलेक्ट्रॉन आए हैं उतनों का द्रव्यमान, तो n इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन है वो कितना होगा, प्लस माइनस n इंटू एम ई। तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन है डेल्टा m, वो कितना होगा, प्लस माइनस n इंटू एम ई, जहाँ पर n जो है वो क्या है, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो जाएगी, m ऑफ e जो है वो क्या हो जाएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और प्लस माइनस जो है अगर द्रव्यमान में वृद्धि हो रही है तो प्लस हो जाएगा, और उसका द्रव्यमान जो है वो कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जो द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, ठीक है, किसी भी वस्तु को आवेशित करने पर या किसी वस्तु पर जब चार्ज आ रहा है या उसमें से चार्ज की कमी हो रही है, तो उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा उसको हम इससे डिनोट करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया। अभी इसको जो है एक बार नोट कर लो, इसके बाद जो है हम इसके कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो द्रव्यमान में जो परिवर्तन होगा उसको हम कैसे लिखेंगे, द्रव्यमान में परिवर्तन
द्रव्यमान में परिवर्तन डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू एम ई, जहां एन बराबर क्या हो जाएगा, स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या, और एम ई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और कितना होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 इंटू 10⁻³ किलोग्राम। तो अगर किसी भी वस्तु के ऊपर आवेश आता है तो उसके द्रव्यमान में जो परिवर्तन है उसको हम कैसे लिखेंगे, डेल्टा एम बराबर प्लस माइनस एन इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पॉइंट जो है आपने हो गए हैं। अभी इसको पोज करके आप लोग नोट कर लो, और इसके बाद जो है वो हम क्या कर लेते हैं, न्यूमेरिकल देख लेते हैं। ठीक है, तो ये है आपके कुछ सवाल जिनको हम सोल्व कर लेते हैं। ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, सबसे पहले सवाल सोल्व करने के लिए आपको जो जो भी क्वेश्चन में गिवन है उन सबको लिख देना है, फिर उसके बाद फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। सबसे फर्स्ट कंडीशन ये करनी है कि जो भी गिवन है उसको लिखो, ताकि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला जो है वो यूज होगा। तो सबसे पहले गिवन क्या है, Q बराबर दिया हुआ है 1 कूलाम, इसको मैं ऐसे लिख देती हूँ। सबसे पहले गिवन क्या है, Q बराबर 1 कूलाम, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, संख्या ज्ञात करनी है, इसका मतलब n बराबर आपको फाइंड करना है, और E आपको पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। आगे बात समझ। अभी यहाँ ऐसा फॉर्मूला आपको चाहिए जो Q, N और E में रिलेशन बताता है। तो ऐसा एक ही फॉर्मूला अभी आपने पढ़ा है, तो अभी तो आप आसानी से लगा लोगे Q बराबर N इंटू E। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें हमको वैल्यू रखनी है। तो ये Q बराबर N E तो रखो, ये 1 कूलाम बराबर N आपको फाइंड करना है, और E है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। तो N बराबर क्या होगा, 1 कूलाम अपॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। इसको हम सोल्व करेंगे, 1.6 से डिवाइड करेंगे 1 को, तो हमारे पास जो है वो आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। ये जो है वो क्या है, नंबर है, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन की संख्या है, तो संख्या का कोई यूनिट नहीं होता है, बात ध्यान रखना। तो ये केवल नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होगा, तो सीधा हम इसको ऐसे लिखेंगे 6.25 इंटू 10⁻18। अभी देखो यहाँ पर ये जो है इसको एक लहजे में आपको फील करने की जरूरत है। इसको मैं ऐसा लिख सकती हूँ, n बराबर 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ से इसको हटाया, ये कितने हो गए, 2। अभी यहाँ से इसको कैंसिल करेंगे तो ये n बराबर कितना हो जाएगा, 625। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे, इसके बाद जो है वो क्या बचेगा, इसके बाद 16 जीरो, 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने जीरो है, 625 के बाद 16 जीरो। ठीक है, तो इतने इलेक्ट्रॉन, मतलब एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, इतने सारे। गिनो इसको, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, ऐसे करके इसको काउंट करना बहुत होते हैं। एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18। अभी देखो कई कई जो है कुछ लोग इसको जो है वो याद तो रख लेते हैं कि 10 की घात जो है वो 18 होती है। अभी वहाँ एग्जाम में -18 पे टिक कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने सही से ही समझा नहीं होता। अगर आप लोग सही से देखोगे इसको, तो ये एक कूलाम चार्ज के अंदर इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ से आपको ये भी पता चलेगा कि वहाँ पर आपको -18 नहीं करना है। 6.25 इंटू 10⁻, कितना होता है, 18। ठीक है, अगर ये आपने नहीं समझा होगा तो फिर आप यहाँ पर नेगेटिव करके आओगे और इस सीधा आपका गलत हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखना, और कि ये पावर जो है वो पॉजिटिव में होती है, क्योंकि एक कूलाम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इतने सारे जो है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। आगे बात समझ में। अभी इसके बाद जो है वो सेकंड सवाल।
सेकेंड है आपके पास, क्या किसी वस्तु पर 9.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम आवेश संभव है क्या? तो ये वही क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में हमने देखा था कि अगर n जो है वो इंटीजर वैल्यू आ जाता है, इसका मतलब वो चार्ज पॉसिबल है। n जो है उसका वैल्यू अगर 1 2 3 4 ऐसे कुछ आ जाए, ठीक है, तब तो ये क्या होगा, आपका पॉसिबल होगा। और अगर n का वैल्यू जो है वो आधा, डेढ़ या फिर पॉइंट पे कुछ वैल्यू आ जाए, फ्रैक्शनल वैल्यू आ जाए, तो उस कंडीशन में ये संभव नहीं होगा। तो सबसे पहले वही जो दिया हुआ है वो लिख दो। क्या दिया हुआ है? Q दिया हुआ है 9.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, ठीक है। और n आपको वही फाइंड करना है, और ये आपको पता ही है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होगा, NE। Q है 9.6 इंटू 10⁻⁻20। n जो है वो आपको फाइंड करना है, ये है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। n निकालना है आपको, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 9.6 इंटू 10⁻⁻20 और ये होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो n का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 16 से कटेगा, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 16 से कटेगा 6 बार, 6 इंटू ये 19 से 19 कैंसिल, बचेगा 10⁻⁻1। तो ये होगा n बराबर 6/10 बराबर 0.6। यहाँ से n का वैल्यू कितना आ रहा है, 0.6, और n बराबर क्या आ जाएगा, 0.6। अगर 0.6 आ रहा है तो ये चार्ज जो है वो क्या है, नॉट पॉसिबल, ऐसा चार्ज संभव ही नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया हुआ, यदि किसी पिंड से 1 सेकेंड के अंदर 10⁹ इलेक्ट्रॉन किसी अन्य पिंड में स्थानांतरित हो रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इससे 1 सेकेंड के अंदर, 1 सेकेंड के अंदर कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में स्थानांतरित होते हैं, ठीक है। 1 सेकेंड में कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन, तो 1 कूलम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा, ये आपको फाइंड करना। अल्टीमेटली आपको यहाँ निकालना क्या है, टाइम t जो है वो आपको फाइंड करना। अभी इसको कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो मैं लिख दिया है, सबसे पहले गिवन है क्या, 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड बराबर दिया हुआ है 10⁹। चार्ज जो है वो दिया हुआ है हमारे पास 1 कूलम, और हमको निकालना है टाइम t जो है वो हमको निकालना है। अभी देखो यहाँ पर Q बराबर होता है NE, दोनों तरफ मैंने T से डिवाइड किया, ठीक है, दोनों तरफ मैंने T से डिवाइड किया, तो ये NE और यहाँ T से डिवाइड किया, इसको मैंने ऐसा लिख दिया। अभी ये हमको निकालना है ये टाइम t, तो n/t का वैल्यू हमको गिवन है, तो इसको इधर भेज दिया, तो ये हो जाएगा n/t, और ये इधर t चला जाएगा, तो यहाँ पर Q जो है वो 1 कूलम है, n/t 10⁹, और ये इलेक्ट्रॉन बराबर t, तो यहाँ से t बराबर कितना आ जाएगा, 1 कूलम, और ये 10⁹ इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो अभी यहाँ से टाइम t जो है वो कितना आ जाएगा, ये 1 कूलम और 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सोल्व किया हुआ है। तो इसका वैल्यू हमारे पास कितना आया था, 6.25 इंटू 10⁻18, ठीक है, प्लस का डिवाइड बाय 10⁻9। तो जो टाइम t है वो कितना हो जाएगा, 6.25 इंटू 10⁻18 तो कितना हो जाएगा 9, ये आएगा सेकेंड के अंदर। अभी अगर इसको ईयर में कन्वर्ट करना चाहे तो 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड से मिनट में कन्वर्ट करेंगे, मिनट से घंटे में, तो ये हो जाएगा 60 इंटू 60, उसके बाद फिर एक दिन में 24 घंटे, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, एक साल में 365 दिन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर लगभग कितना आ जाएगा हमारा, 200 साल के समथिंग। तो टाइम t जो है वो क्या होगा, 200 ईयर। ये कुछ इस तरीके से होगा। इसको करने का एक और तरीका कैसे,
फर्स्ट मैंने बताया कि सेकेंड में हम क्या कर सकते हैं, ये मेथड नंबर 2। दूसरे तरीके में हम क्या करिए, किसी पिंड से 1 सेकेंड में, तो यहाँ मैंने लिख दिया कि 1 सेकेंड में कितने 10⁹ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, तो 1 कूलाम आवेश के स्थानांतरित होने में कितना समय लगेगा। तो मैंने मान लिया कि माना 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगा समय क्या है, t सेकेंड। ठीक है, 1 कूलाम आवेश स्थानांतरित होने में लगने वाला समय क्या है, t सेकेंड। और 1 सेकेंड में जो इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होते हैं वो कितने हैं हमारे पास, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। 1 सेकेंड में कितने, 10⁹ इलेक्ट्रॉन। वैसे अगर 2 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन इंटू 2, 3 सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3 इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। वैसे t सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या हो जाएगा, t इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो t सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन बराबर कितना हो जाएगा, t इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। और जो t सेकेंड में स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है वो ही किसके बराबर है, 1 कूलाम के। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1 कूलाम बराबर t इंटू 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो t बराबर क्या आ जाएगा, 1 कूलाम, और ये डिवाइड में आ जाएगा 10⁹ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो जाएगा 1 कूलाम अपॉन 1.6, ये 10 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। ये आ गया, ये सेम आ गया टाइम t बराबर। तो इसको सेम वही वैसे ही कैलकुलेशन करके हम लिख सकते हैं, टाइम t बराबर 6.25 इंटू 10⁻, ये हमारे पास ये 10⁹ है, 18 आएगा, ये ऊपर जाएगा तो 9 सेकेंड, और ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 200 ईयर। तो एक तरीका इसका ये भी है। ठीक है, तो दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जैसा भी आपको सूटेबल लगे वैसा कर लेना। ठीक है, ये जो है वो न्यूमेरिकल हो गए इसके ऊपर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, पढ़ते रहे। धन्यवाद।